पावरफुल माइंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सांस लेना, जो हमारी सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह भी गलत हो सकती है? हम दिन भर सांस लेते हैं, हर मिनट, हर सेकंड, लेकिन क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं? शायद नहीं। ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट किताब में लेखक जेम्स नेस्टर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आधुनिक जीवन शैली ने हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को बिगाड़ दिया है। हम में से ज्यादातर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, मुख्यतः मुंह से सांस लेना, तेज और उथली सांसें लेना या सांस को सही तरीके से नियंत्रित न कर पाना। इस आदत के कारण हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें नींद की समस्या, तनाव, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और थकान जैसी परेशानियां शामिल हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम फिर से सही तरीके से सांस लेना सीख लें? क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है? जवाब है हाँ। इस किताब में लेखक न केवल वैज्ञानिक शोधों और ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से सांस लेने की ताकत को उजागर करते हैं, बल्कि वे स्वयं इस पर प्रयोग भी करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्राचीन योग, प्राणायाम, बुटेको बुटेको पद्धति और टुम्मो टुम्मो जैसी सांस लेने की तकनीकें कैसे हमारी सेहत को सुधार सकती हैं। इस रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे कि सही सांस लेने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसे बदल सकती है, हमारी नींद बेहतर हो सकती है, हमारी ऊर्जा बढ़ सकती है और यहाँ तक कि हमारी उम्र भी लंबी हो सकती है। ये केवल एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक कला है जो हम भूल चुके हैं और जिसे दोबारा सीखना जरूरी है। तो आइए इस अद्भुत खोज में प्रवेश करें और जानें कि सांस लेने का सही तरीका हमें एक नए जीवन की ओर कैसे ले जा सकता है। अध्याय 1, सांस लेने की खोई हुई कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांस लेने की क्षमता समय के साथ क्यों बिगड़ गई? क्यों हमारे पूर्वज बिना किसी डॉक्टर या दवाई के स्वस्थ जीवन जीते थे, जबकि आज हम छोटी छोटी बीमारियों से घिरे हुए हैं? लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम सही तरीके से सांस लेने के लिए बने थे, लेकिन आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, गलत शारीरिक आदतें और तनाव ने हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को खराब कर दिया है। 1.1 सांस लेना एक स्वाभाविक लेकिन भूली हुई कला। सांस लेना हमारे अस्तित्व का आधार है, लेकिन हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, उनका शरीर गहरी और स्थिर सांसें लेने के लिए बना था। लेकिन जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदली, वैसे वैसे हमारी सांस लेने की क्षमता भी प्रभावित हुई। आज 90% से अधिक लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं मुंह से सांस लेना, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का सही स्तर नहीं पहुंच पाता। तेज और उथली सांसें लेना, जो दिमाग और शरीर को तनाव में डाल देता है। सांस को रोक कर रखना, जिससे फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। 1.2 आधुनिक जीवन शैली और सांस लेने की समस्या। लेखक बताते हैं कि जब से हम प्रोसेस्ड फूड और कम चबाने वाले आहार खाने लगे हैं, हमारी जबड़े की हड्डी संकरी हो गई है, जिससे सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची। इसी कारण आज बहुत से लोगों को नींद के दौरान सांस रुकने, स्लीप अपनिया जैसी समस्याएं होती हैं। प्राचीन काल में लोगों की शारीरिक बनावट अलग थी। उनके नाक, जबड़े और फेफड़े अधिक विकसित थे, जिससे वे स्वाभाविक रूप से सही तरीके से सांस लेते थे। लेकिन आज खराब आदतों और बदलती जीवन शैली के कारण हमें सांस से जुड़ी बीमारियां घेरने लगी हैं। 1.3 क्या सही तरीके से सांस लेना हमें स्वस्थ बना सकता है? लेखक ने कई वैज्ञानिक शोधों और ऐतिहासिक प्रमाणों का अध्ययन किया और पाया कि सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया को सुधार कर हम अपनी सेहत को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, तनाव और चिंता कम हो सकती है, हृदय स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम सांस लेने की कला को दोबारा सीख लें, तो हमें दवाइयों और जटिल इलाजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही तकनीकों से हम अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सांस लेने जैसी सामान्य प्रक्रिया को कितनी हल्के में लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे गंभीरता से लें और अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखें। अध्याय 2, नाक से सांस लेना बनाम मुंह से सांस लेना।
क्या आपने कभी गौर किया है कि आप ज्यादातर समय नाक से सांस लेते हैं या मुंह से? शायद नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है। लेखक जेम्स नेस्टर इस अध्याय में बताते हैं कि सांस लेने का सही तरीका नाक से सांस लेना है, न कि मुंह से। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक जीवन शैली और गलत आदतों के कारण अधिकतर लोग दिन रात मुंह से सांस लेते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। 2.1 क्यों जरूरी है नाक से सांस लेना? हमारी नाक सिर्फ हवा का पाइप नहीं है, बल्कि यह शरीर के लिए एक जटिल और महत्वपूर्ण उपकरण है। नाक के जरिए सांस लेने से हवा फिल्टर होती है। नाक के भीतर छोटे छोटे बाल और म्यूकस श्लेष्मा धूल, बैक्टीरिया और हानिकारक तत्वों को रोकते हैं। हवा गर्म और नमी युक्त हो जाती है, जिससे फेफड़ों को साफ और सही तापमान की हवा मिलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है। यह गैस रक्त संचार को बेहतर बनाती है और शरीर को संक्रमण से बचाती है। सांसों की गति नियंत्रित होती है, जिससे शरीर अधिक ऑक्सीजन अवशोषित कर पाता है और दिल की धड़कन स्थिर रहती है। 2.2 मुंह से सांस लेने के खतरे। दूसरी ओर, मुंह से सांस लेना बेहद हानिकारक है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा बिना फिल्टर किए सीधे फेफड़ों में चली जाती है, जिससे संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकान, तनाव और ध्यान की कमी हो सकती है। मुंह सूख जाता है, जैसे दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी और बदबू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नींद में खलल पड़ता है। मुंह से सांस लेने वाले लोग अधिकतर स्लीप अपनिया, खर्राटे और खराब नींद से जूझते हैं। 2.3 लेखक का खुद पर किया गया प्रयोग। जेम्स नेस्टर ने इस सिद्धांत को परखने के लिए एक रोमांचक प्रयोग किया। उन्होंने 10 दिनों तक सिर्फ मुंह से सांस ली और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद बेहद खराब हो गई और वे थके थके रहने लगे। खर्राटे और स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं पैदा हो गईं। एकाग्रता और मानसिक सतर्कता में गिरावट आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाक से सांस लेने की आदत दोबारा अपनाई, उनकी सेहत में तेजी से सुधार हुआ। 2.4 कैसे सुधारें अपनी सांस लेने की आदत? अगर आप भी मुंह से सांस लेने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इन आसान तरीकों से इसे सुधार सकते हैं। दिन भर इस पर ध्यान दें। जब भी आपको लगे कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं, तुरंत नाक से सांस लेना शुरू करें। सोते समय मुंह टेप करने की तकनीक अपनाएं। लेखक बताते हैं कि हल्का मेडिकल टेप मुंह पर लगाकर सोने से नाक से सांस लेने की आदत विकसित हो सकती है। गहरी और धीमी सांस लें। योग और प्राणायाम की तकनीकों का अभ्यास करें। सही पोस्चर बनाए रखें। झुककर बैठने या गलत तरीके से सोने से सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नाक की सफाई करें। सलाइन वॉश या नेटी पॉट का उपयोग करें ताकि नाक के मार्ग साफ रहें। अध्याय 3 कार्बन डाइऑक्साइड और सांस की गति का रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग ऑक्सीजन को जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण गैस मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी उतनी ही जरूरी है? हम हमेशा इसे अपशिष्ट गैस मानते आए हैं, लेकिन लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि यह गैस हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सांस की गति, ब्रीदिंग रेट और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हमारी सेहत, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता पर कैसे असर डालता है। 3.1 क्या सांस जितनी तेज होगी उतना बेहतर होगा? बहुत से लोग मानते हैं कि गहरी और ज्यादा सांस लेना फायदेमंद होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर हम जरूरत से ज्यादा तेज और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर जाता है, जिससे ऑक्सीजन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। ज्यादा तेज सांस लेने से शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है। धीमी और नियंत्रित सांस लेने से शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हो चुका है कि धीमी और नियंत्रित सांस लेने से शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है। 3.5 कार्बन डाइऑक्साइड का जादू।
हम हमेशा मानते आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बेकार गैस है जिसे शरीर बाहर निकालता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि CO2 शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को खून में पहुंचाने में मदद करता है। अगर शरीर में CO2 का स्तर बहुत कम हो जाए तो ऑक्सीजन सही तरीके से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। कम CO2 की वजह से हमें चक्कर, थकान, तनाव और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सही मात्रा में CO बनाए रखने के लिए हमें धीमी और गहरी सांस लेने की आदत डालनी होगी। 3.3 बुटेको मेथड और सांस का जादू। रशियन वैज्ञानिक डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन बुटेको ने पाया कि तेज और गहरी सांस लेने वाले लोगों को सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं, जबकि जो लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने बुटेको मेथड नाम की एक तकनीक विकसित की जिसमें धीमी, नियंत्रित और हल्की सांस लेना सिखाया जाता है। यह तकनीक अस्थमा, उच्च रक्तचाप और नींद की समस्या जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती है। कैसे करें बुटेको ब्रेथिंग? एक नाक से धीरे धीरे सांस लें और इसे महसूस करें। दो, सांस को थोड़ी देर रोके रखें लेकिन सहजता से। 3, धीरे धीरे सांस छोड़ें और आराम महसूस करें। 4, हर सांस को हल्का और धीमा बनाएं ताकि शरीर में CO2 का स्तर संतुलित रहे। यह अभ्यास अस्थमा, चिंता और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को कम कर सकता है। 3.5, धीमी सांस लेने के फायदे। दिल की धड़कन स्थिर होती है और रक्तचाप कम रहता है। ऑक्सीजन का अवशोषण बेहतर होता है जिससे शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तनाव और चिंता कम होती है जिससे मानसिक शांति मिलती है। नींद की गुणवत्ता सुधरती है जिससे स्लीप एपनिया और खर्राटे कम होते हैं। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग अनजाने में जरूरत से ज्यादा सांस लेते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का सही उपयोग नहीं हो पाता। सही तरीका है धीमी, नियंत्रित और गहरी सांस लेना। अध्याय 4, धीमी और गहरी सांस, लंबी उम्र का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है और जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांस धीमी और गहरी होती है? यह सिर्फ संयोग नहीं है। हमारी सांसों की गति, ब्रीदिंग रेट का सीधा संबंध हमारी सेहत, मानसिक शांति और यहां तक कि हमारी लंबी उम्र, लॉन्जेविटी से भी है। इस अध्याय में लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि कैसे धीमी और गहरी सांस लेना हमें बीमारियों से बचा सकता है, शरीर को ठीक कर सकता है और हमारी उम्र बढ़ा सकता है। 4.1, लंबी उम्र और सांसों की गिनती। प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जिनकी सांस लेने की गति और जीवन काल के बीच गहरा संबंध है। कछुआ, यह प्रति मिनट सिर्फ 2 से 4 बार सांस लेता है और 150 से 200 साल तक जीवित रह सकता है। हाथी, इसकी सांस लेने की दर धीमी होती है और यह 70 से 80 साल तक जी सकता है। कुत्ता, यह तेज सांस लेता है और इसकी उम्र सिर्फ 10 से 15 साल होती है। चूहा, यह प्रति मिनट 150 बार सांस लेता है और केवल 2 से 3 साल ही जीवित रहता है। जितनी धीमी और गहरी सांस उतनी लंबी उम्र। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लें और तेज तेज सांस लेने की आदत छोड़ दें तो हम ज्यादा स्वस्थ और दीर्घायु हो सकते हैं। 4.2, धीमी सांस लेने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन अवशोषित करता है, तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को स्थिर करता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, शरीर की सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। 4.3, प्राचीन श्वास तकनीकें और लंबी उम्र। लेखक बताते हैं कि प्राचीन काल से ही योग, ताओवाद और ध्यान की परंपराओं में सांस को धीमा और गहरा करने पर जोर दिया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को समझते हैं। 1, प्राणायाम, प्राणायामा, भारतीय योग की रहस्यमयी शक्ति। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यह नाड़ी शोधन करता है और शरीर को संतुलित रखता है। भ्रामरी, हमिंग ब्रेथ, इससे तनाव और चिंता कम होती है। उज्जाई,
ओशन ब्रेथ, यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और ध्यान में सहायक होता है। दो ताओवादी टर्टल ब्रेथिंग, टाओइस्ट टर्टल ब्रीथिंग, चीन में हजारों सालों से यह तकनीक प्रचलित है। इसे कछुए जैसी सांस भी कहा जाता है, जिसमें बहुत धीमी, गहरी और नियंत्रित सांस ली जाती है। यह शरीर को आराम देता है और उम्र बढ़ाने में सहायक होता है। तीन बॉक्स ब्रेथिंग, बॉक्स ब्रीथिंग, आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित। यह तकनीक नौसेना कमांडो, नेवी सील्स और उच्च स्तरीय एथलीट्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसमें 4 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना, 4 सेकंड रोकना शामिल है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। 4.4, 6 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल की जादुई तकनीक। लेखक बताते हैं कि सबसे आदर्श सांस लेने की दर 5.5 सेकंड इनहेल और 5.5 सेकंड एक्सहेल है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में लगभग 5.5 से 6 सांसें लेना सबसे स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस गति से सांस लेने पर फेफड़ों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर संतुलित रहता है, हृदय की धड़कन नियमित होती है, तनाव कम होता है और व्यक्ति ज्यादा शांत महसूस करता है। अध्याय 5, सांस छोड़ने, एक्सहेलिंग की कला। सही तरीके से छोड़ो, स्वस्थ रहो। हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमें सांस कैसे लेनी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांस छोड़ने, एक्सहेलिंग का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है? लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि अधिकतर लोग सांस ठीक से नहीं छोड़ते, जिससे उनके शरीर में तनाव बढ़ता है, ऑक्सीजन का सही उपयोग नहीं हो पाता और वे थकान, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं से जूझते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सही तरीके से सांस छोड़ने से हमारे शरीर को कितना फायदा होता है और कैसे हम इसे अपनी आदत बना सकते हैं। 5.1, क्या हम सही तरीके से सांस छोड़ रहे हैं? जब आप तनाव में होते हैं तो क्या आपकी सांस छोटी और उथली हो जाती है? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं और पूरी तरह से सांस नहीं छोड़ रहे हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप सांस छोड़ने की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग सिर्फ 50 से 70% सांस ही छोड़ते हैं, जबकि फेफड़ों से पूरी तरह हवा बाहर निकालना बहुत जरूरी है। 5.2, सांस छोड़ने का विज्ञान, शरीर को कैसे फायदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर संतुलित होता है। सही तरीके से सांस छोड़ने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का संतुलन बना रहता है, जिससे ऑक्सीजन सही तरीके से अवशोषित होती है। मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। लंबी और नियंत्रित सांस छोड़ने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को शांत करता है और तनाव कम करता है। रक्तचाप और दिल की धड़कन नियंत्रित होती है। जब हम लंबी और गहरी सांस छोड़ते हैं तो दिल की धड़कन स्थिर होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। पूरी तरह से सांस छोड़ने से फेफड़ों में फंसी हुई अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और उनकी क्षमता बढ़ती है। 5.3, सही तरीके से सांस छोड़ने के व्यायाम। अगर आप सही तरीके से सांस छोड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो ये तकनीकें बेहद फायदेमंद साबित होंगी। एक 4-7-8 ब्रेथिंग टेक्निक, तनाव और अनिद्रा को दूर करने के लिए। 4 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस लें, 7 सेकंड तक सांस रोक कर रखें, 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तकनीक तनाव, चिंता और अनिद्रा को कम करने में बहुत प्रभावी है। तो डबल एक्सहेल ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करने के लिए नाक से सांस लें और 2 गुना ज्यादा समय लेकर मुंह से सांस छोड़ें। उदाहरण, अगर आप 4 सेकंड तक सांस लेते हैं तो 8 सेकंड तक सांस छोड़ें। यह फेफड़ों को मजबूत करता है और शरीर को अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करने में मदद करता है। 3, सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना, योग और ध्यान की तकनीक। ध्यान करने के दौरान सिर्फ अपनी सांस छोड़ने पर ध्यान दें। धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस बाहर निकालें और हर सांस के साथ तनाव को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। यह तकनीक मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। 5.4, लेखक का खुद पर किया गया प्रयोग,
लेखक ने खुद पर एक दिलचस्प प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सिर्फ सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया और इसके प्रभाव को मापा। जब वे जल्दी जल्दी सांस छोड़ते थे तो उन्हें बेचैनी और हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। जब उन्होंने धीरे धीरे और पूरी तरह सांस छोड़ी तो उनकी धड़कन स्थिर हो गई, वे ज्यादा शांत महसूस करने लगे और उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ गई। सिर्फ सांस छोड़ने की तकनीक सुधार कर भी हम अपनी सेहत को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। 5.5 सांस छोड़ने की आदत को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? हर घंटे 1 मिनट तक गहरी सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करें। सोने से पहले 4 से 7 से 8 ब्रेथिंग टेक्निक का अभ्यास करें। अगर कभी तनाव महसूस हो तो तुरंत डबल एक्सहेल तकनीक आजमाएं। व्यायाम या योग के दौरान सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दें। ये आदतें न सिर्फ आपके तनाव को कम करेंगी बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएंगी और आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। अध्याय 6, सांस और परफॉर्मेंस, एथलीट्स, कलाकार और साधकों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सांस लेने की सही तकनीक से हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं? विश्व के महान एथलीट, संगीतकार, कलाकार और योगी सभी सांस नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल की शक्ति को समझते हैं और इसका उपयोग अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस अध्याय में लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि कैसे सही तरीके से सांस लेने से हम अधिक स्टैमिना, शक्ति और फोकस प्राप्त कर सकते हैं। 6.1 सांस और खेल प्रदर्शन, एथलेटिक परफॉर्मेंस। दुनिया के महानतम एथलीट्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल फेल्प्स और कोबी ब्रायंट ने अपने करियर में सांस लेने की विशेष तकनीकों का अभ्यास किया जिससे उनकी शक्ति, स्टैमिना और एकाग्रता में जबरदस्त सुधार हुआ। गलत सांस लेने से क्या होता है? तेज और उथली सांस लेने से शरीर जल्दी थक जाता है। ऑक्सीजन का सही अवशोषण नहीं हो पाता जिससे मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है। तनाव और घबराहट बढ़ सकती है जिससे परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। सही सांस लेने से क्या होता है? फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। हृदय की कार्यक्षमता बेहतर होती है जिससे स्टैमिना बढ़ता है। मांसपेशियां अधिक रिलैक्स होती हैं और थकान कम होती है। नाक से सांस लेने का जादू एथलीट्स के लिए सबसे जरूरी तकनीक। एथलीट्स के लिए नाक से सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को सही तरीके से अवशोषित करता है। ये शरीर को ठंडा करता है और संतुलन बनाए रखता है। ये CO2 को नियंत्रित करके स्टैमिना को बढ़ाता है। उदाहरण, केन्या के धावक, केनियन रनर्स, जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले माने जाते हैं, हमेशा नाक से सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करते हैं। 6.2 सांस और संगीत, ब्रीदिंग इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि महान गायकों और वादकों की सांस लेने की क्षमता इतनी मजबूत क्यों होती है? गायक, सिंगर्स, ओपेरा सिंगर्स और शास्त्रीय संगीतकार गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करते हैं जिससे उनकी आवाज में गहराई और ताकत आती है। वादक, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स, वायलिन, बांसुरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बजाने वालों को सांस नियंत्रण की सख्त जरूरत होती है ताकि वे लंबा और स्थिर सुर बना सकें। योग और ध्यान में सांस, प्राचीन योग और ध्यान पद्धतियों में श्वास पर पूरा नियंत्रण रखने का महत्व बताया गया है जिससे मन और शरीर एकाग्र होते हैं। उदाहरण, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन के कलाकार सांस को लंबे समय तक रोकने और नियंत्रित करने की तकनीक का अभ्यास करते हैं जिससे उनकी आवाज अत्यधिक गहरी और स्थिर होती है। कैसे सीखें संगीतकारों जैसी सांस लेने की तकनीक? डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट तक लंबी और नियंत्रित सांस लेने की प्रैक्टिस करें। गाने या वाद्य यंत्र बजाने से पहले सांस नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज करें। 6.3 सांस और ध्यान, ब्रीदिंग इन मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। भारत, तिब्बत और चीन में हजारों सालों से साधु और योगी सांस लेने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राणायामा, योग की इस तकनीक में सांस को नियंत्रित करके शरीर और मन को शक्तिशाली बनाया जाता है।
टुम्बो ब्रेथिंग, टुम्बो ब्रीदिंग, तिब्बती भिक्षु। इस तकनीक से बर्फीले वातावरण में भी बिना कपड़ों के कई घंटे बैठ सकते हैं। बॉक्स ब्रेथिंग, बॉक्स ब्रेथिंग भारतीय योग से प्रभावित यह तकनीक नौसेना कमांडो नेवी सील्स द्वारा उपयोग की जाती है, जिससे वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह पाते हैं। ध्यान और सांस नियंत्रण के फायदे। तनाव और चिंता कम होती है, मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा विटल एनर्जी संतुलित रहती है, आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण, भगवान शिव के ध्यान का प्रतीक शिव सूत्र, जिसमें सांस नियंत्रण का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने ध्यान और अनापानसति आनापानासाटी माइंडफुल ब्रीथिंग का अभ्यास किया था, जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। योगी रामदेव, साधुगुरु और अन्य भारतीय योग गुरुओं ने प्राणायाम को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया। 6.4 सांस को अपनी शक्ति कैसे बनाएं? हर सुबह 5 मिनट तक गहरी और धीमी सांस लेने की आदत डालें। व्यायाम और खेल के दौरान नाक से सांस लेने का अभ्यास करें। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक सांस को नियंत्रित करके अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं। अध्याय 7 सांस और रोग चिकित्सा का अगला कदम। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सांस लेने का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन लेखक जेम्स नेस्टर वैज्ञानिक प्रमाणों और अपने अनुभवों के आधार पर यही साबित करते हैं कि सांस की शक्ति से न केवल सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही सांस लेने की तकनीकें स्लीप एप्निया, अस्थमा, तनाव, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि स्कोलियोसिस जैसी स्थितियों में चमत्कारी रूप से राहत देती हैं। 7.1 नींद की समस्याएं और सांस। स्लीप अपनिया, स्नोरिंग और इंसोम्निया जैसी समस्याओं का मूल कारण गलत तरीके से सांस लेना होता है। जब हम सोते समय मुंह से सांस लेते हैं तो गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे नींद में सांस रुकती है, व्यक्ति बार बार जागता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। समाधान, माउथ टेपिंग, मुंह पर हल्का टेप लगाकर सोना, जिससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नाक से सांस ले। नाक से धीमी सांसें लेना ये फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन देती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार लाती है। लेखक ने खुद इस तकनीक को अपनाकर स्लीप एप्निया और खर्राटों से मुक्ति पाई। 7.2 अस्थमा और सांस लेने की तकनीकें। अस्थमा को सामान्यतः दवाओं से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या केवल सांस को नियंत्रित करके इसे बेहतर किया जा सकता है? बुटेको विधि, बुटेको मेथड इसका उत्तर है। इसमें धीमी, सतर्क और कम सांस लेने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि CO2 का स्तर संतुलित रहे। CO2 संतुलन से वायु मार्ग फैलते हैं और सूजन कम होती है। इससे इन्हेलर पर निर्भरता कम होती है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के कई अस्थमा क्लिनिक्स ने बुटेको विधि को अपनाकर हजारों मरीजों को राहत दी है। 7.3 हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध हमारी सांस लेने की दर से है। तेज सांसें, अधिक तनाव, उच्च रक्तचाप, धीमी और गहरी सांसें, शांत हृदय, कम ब्लड प्रेशर। रेजोनेंस ब्रीदिंग, रेजोनेंस ब्रीदिंग तकनीक में प्रति मिनट 5.5 सांसें लेने का अभ्यास होता है। इसका अभ्यास करने से दिल की धड़कन नियंत्रित रहती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। 7.4 चिंता, तनाव और डिप्रेशन पर असर। मानसिक बीमारियों में दवाएं असर करती हैं, लेकिन सांस की शक्ति उस असर को कई गुना बढ़ा सकती है। सांस से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है। बॉक्स ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसी तकनीकें मानसिक स्थिति को स्थिर करती हैं। लेखक ने मानसिक रूप से तनावग्रस्त रोगियों पर इन तकनीकों के इस्तेमाल से आश्चर्यजनक सुधार देखा। 7.5 शारीरिक विकृतियां जैसे स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की टेढ़ी मेढ़ी आकृति। स्कोलियोसिस से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है,
लेखक एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं जिसने श्रॉथ मेथड और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का उपयोग करके स्कोलियोसिस से ग्रसित हजारों रोगियों को राहत दी। केवल श्वास तकनीकों से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाई गई और शरीर का संतुलन सुधारा गया। 7.6 सांस को दवा की तरह इस्तेमाल करना। सांस एकमात्र ऐसी दवा है जिसे हम खुद नियंत्रित कर सकते हैं। ये फ्री है, साइड इफेक्ट फ्री है और इसे कभी भी कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में केवल 10 मिनट सांस नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। यह दवाओं से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। अध्याय 8, भविष्य की सांस, चिकित्सा और विज्ञान का नया युग। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जहां डॉक्टर दवाओं से पहले आपको सांस लेने का तरीका सुधारने की सलाह दें। एक ऐसा भविष्य जहां स्कूलों में बच्चों को श्वास तकनीकें सिखाई जाएं और ऑफिस में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग ब्रेक्स दिए जाएं। लेखक जेम्स नेस्टर बताते हैं कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि सांस की चिकित्सा, ब्रेथ थेरेपी और बायोफिजिक्स की दुनिया में हो रहा अगला बड़ा परिवर्तन है। यह अध्याय उसी भविष्य की झलक देता है जहां सांस लेने की कला विज्ञान और स्वास्थ्य की दुनिया में क्रांति ला रही है। 8.1 बायोहैकिंग और ब्रीदिंग साइंस में नई क्रांति। आज की पीढ़ी बायोहैकिंग शब्द से परिचित है, यानी अपने शरीर की क्षमताओं को तकनीक और विज्ञान से बेहतर बनाना, और इसमें सांस लेना सबसे बड़ा टूल बन चुका है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV, CO2 टॉलरेंस टेस्ट, स्मार्ट ब्रीदिंग डिवाइसेस जैसी तकनीकों से अब हम सांस को माप सकते हैं और सुधार सकते हैं। विम हॉफ मेथड, बूटेको ऐप, म्यूज हेडबैंड, ऑरा रिंग, ये सभी आधुनिक गैजेट्स और तकनीकें सांस के जरिए तनाव, नींद और ऊर्जा को मापने और बेहतर करने का तरीका बन रही हैं। सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों को सांस तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनकी फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ सके। 8.2 मेडिकल साइंस में सांस का उभरता हुआ स्थान। सांस अब सिर्फ योग स्टूडियो की चीज नहीं रही, यह मेडिकल साइंस की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुकी है। माउंट साइनी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसे संस्थानों में अब ब्रेथ लैब्स बनाए गए हैं जहां यह शोध हो रहा है कि सांस की तकनीकों से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। कैसे सांस के जरिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD और डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। COPD, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों में ब्रीदिंग थेरेपी कितनी प्रभावी हो सकती है। डॉक्टर रिचर्ड ब्राउन और डॉक्टर पेट्रिशिया गर्बर ने अपने मरीजों पर कोहेरेंट ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग करके एंजाइटी और PTSD के लक्षणों में 50% से अधिक कमी पाई। 8.3 श्वास प्रशिक्षण और शिक्षा में नई भूमिका। आने वाले समय में सांस को शिक्षा प्रणाली में भी शामिल किया जा रहा है। अमेरिका, स्वीडन और भारत के कई स्कूलों में अब बच्चों को 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे उनका ध्यान केंद्रित होता है, उनमें आत्मनियंत्रण और धैर्य आता है, परीक्षा के समय तनाव कम होता है। बेंगलुरु के कुछ स्कूलों ने प्राणायाम को टाइम टेबल का हिस्सा बनाया है और रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों के एकेडमिक प्रदर्शन और बिहेवियर में सुधार देखा गया है। 8.4 सांस और डिजिटल हेल्थ, एप्स और AI की भूमिका। मोबाइल सांस अब डिजिटल हो चुकी है। लेखक बताते हैं कि आज बाजार में दर्जनों ब्रीदिंग एप्स और गैजेट्स आ चुके हैं जो आपकी सांस को मॉनिटर करके आपको सुझाव देते हैं। काम, हेडस्पेस, ब्रेथवर्क, प्राणा, मूनबर्ड, ये सभी ऐप्स AI के जरिए आपके सांस लेने की दर, तनाव के स्तर और मानसिक स्थिति को ट्रैक करते हैं। जल्द ही हो सकता है कि आपकी स्मार्ट वॉच या मोबाइल यह बताएं, आज आपकी सांसें तेज हो रही हैं, 2 मिनट का ब्रीदिंग सेशन लें। 8.5 भविष्य में चिकित्सक नहीं, श्वास प्रशिक्षक होंगे। लेखक एक अनोखा प्रश्न उठाते हैं, क्या भविष्य में डॉक्टरों से पहले लोग ब्रेथ कोच से सलाह लेंगे? जैसे जैसे शोध बढ़ रहा है, सांस को लेकर विशेषज्ञता भी बन रही है। अमेरिका और यूरोप में सर्टिफाइड ब्रीथ कोचेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह संकेत करता है कि अब सांस की शक्ति को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें भविष्य की उस दिशा की ओर ले जाता है जहां सांस लेना केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का प्रमुख स्तंभ बन चुका होगा।
सांस लेना विज्ञान बन चुका है और यह विज्ञान अब हमें सिखा रहा है कि कैसे हम बिना दवाओं, बिना खर्चे सिर्फ अपनी सांसों से खुद को नया जीवन दे सकते हैं। अध्याय 9, निष्कर्ष, सांस की कला से स्वस्थ और दीर्घायु जीवन। पूरी किताब की यह अंतिम कड़ी है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। इस अध्याय में लेखक जेम्स नेस्टर हमें उन सभी बातों का सार देते हैं जो उन्होंने इस अनोखी यात्रा में सीखी। एक साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया, सांस लेना, दरअसल कितनी गहरी, वैज्ञानिक और जीवन परिवर्तनकारी है। 9.1, सांस सबसे उपेक्षित शक्ति। हम रोजाना लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं बिना इस पर ध्यान दिए, लेकिन जिस दिन हम इसे सजगता, अवेयरनेस से करना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों बदलने लगते हैं। हमने देखा कि सांस से रोग ठीक हो सकते हैं, नींद सुधर सकती है, मन शांत हो सकता है, उम्र बढ़ सकती है, जीवन की गुणवत्ता असाधारण हो सकती है। लेखक कहते हैं, वी कैरी द मेडिसिन इन साइड अस एंड इट स्टार्ट्स विद द ब्रेथ। 9.2, लेखक की व्यक्तिगत यात्रा, दर्द से परिवर्तन तक। जब लेखक ने पहली बार यह विषय छुआ, तब वे खुद भी स्लीप एपनिया, तनाव और अनिद्रा से जूझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नाक से सांस लेना, धीमी श्वास, प्राणायाम और बुटेको मेथड का अभ्यास किया, उन्होंने पाया कि वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, बिना किसी दवा के। वे वैज्ञानिकों, योगियों, फिजियोथेरेपिस्ट्स और मेडिटेशन गुरुओं से मिले, खुद पर दर्जनों प्रयोग किए और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे, सही सांस लेना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। 9.3, सांस के सरल लेकिन प्रभावशाली नियम। अगर आप कुछ भी याद न रखें तो केवल ये 5 बातें अपने जीवन का हिस्सा बना लें। 1, नाक से सांस लें, मुंह से नहीं। 2, धीमी और गहरी सांस लें, न कि तेज और उथली। 3, सांसों की संख्या कम करें, आदर्श रूप से 5.5 से 6 बार प्रति मिनट। 4, पूरी सांस छोड़ें ताकि नया ऑक्सीजन अंदर समा सके। 5, हर दिन अभ्यास करें, भले ही 5 मिनट ही क्यों ना हो। यह कोई कठिन योग नहीं, यह आपके शरीर को उसका प्राकृतिक संतुलन लौटाने का तरीका है। 9.4, आप भी इस कला को अपना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम इस भूली हुई कला को फिर से खोजें और अपने जीवन में उतारें। आप किसी महंगे डॉक्टर या गैजेट के बिना भी अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। यह प्रक्रिया सहज है, मुफ्त है और हमेशा आपके पास है। बस एक शुरुआत की जरूरत है। 9.5, एक नई शुरुआत की ओर। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम सांस को सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन न माने, बल्कि इसे साधना, ध्यान और स्वास्थ्य का स्तंभ माने। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आदत धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, फोकस, नींद और मन की स्थिति को बेहतर बनाती जाएगी। ब्रीथ नॉट जस्ट टू लिव बट टू थ्राइव। समापन, ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, एक ऐसी किताब है जो हमें हमारी सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदत की ओर वापस ले जाती है, सांस लेना। इस कहानी में ना कोई फैंटेसी थी, ना कोई जादू, फिर भी यह सबसे जादुई और जीवनदायिनी कहानी साबित हुई। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।